अब्बास साहब, मन बनाया आपने? जी बहुत शुक्रिया। मैं सरीन साहब को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। हमेशा वो लॉजिकल और रैशनल बात करते हैं और फैक्ट्स बेस्ड बात करते हैं, तो मुझे उनकी बातों को सुनने अच्छा लगता है। तो सरीन साहब, आप एक जर्नलिस्ट भी हैं, तो मैं आपको ये कह दूं कि जब भी आप किसी से डिस्कस करते हैं, डिस्कशन करते हैं और आपको सामने वाले की बातों को प्रूव करना होता है, तो आप सामने वाले की बात उसके सोर्स से साबित करते हैं। यानी जब आपको बताना है कि अमेरिका में नुकसान हुआ, तो आप अमेरिकन सोर्सेस से बताएंगे तो वो आपके लिए क्रेडिबल होगा। लेकिन अगर दो ऑपोजिट पार्टीज हैं और अगर मैं ये कहूं कि ईरान का दावा ये है कि अमेरिका में ये नुकसान हो गया, ये ईरान के न्यूज़पेपर में छपा है, तो वो तो आप नहीं मानेंगे। उसी तरीके से अगर आप ये कहेंगे कि अमेरिकन न्यूज़पेपर में ये छपा है कि ईरान में ये नुकसान हो गया है, जी जवाब दीजिए। तो ऑपोजिट सोर्सिंग जो है वो वहां पर आपके लिए क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं अपनी बात साबित करने के लिए कि अमेरिका का नुकसान हुआ, अमेरिकन सोर्स प्रेजेंट करूंगा। उसी तरीके से अगर अब्बास साहब, आप ईरान को कोई चीज साबित करना है तो ईरानियन सोर्स आपको बताना होगा। जी बताइए सलीम साहब। आप साहब देखिए, उसमें इशू ये होता है कि आपके लिए तो बड़ा कन्वीनियंट था, आपने अमेरिकी सोर्स को कोट करके एक चीज बोल दी। अब अमेरिका के लिए ये है कि अमेरिकी वहां पर पत्रकार तो है नहीं, उनका एक दावा है, उसकी पुष्टि जो करनी है वो कैसे की जाएगी। अब ये जो इशू है, ये मैं आपको उसका एक उदाहरण देता हूं। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो पाकिस्तान के 9 दहशतगर्दों के जो बेसिस थे उनको तबाह किया गया और उसकी सैटेलाइट फुटेज भी आई है। अच्छा, उसके बाद उनके 11 या 12 जो एयर बेसिस है उनको नष्ट किया गया। वो बिल्कुल उस समय वो ऑपरेशनल नहीं रहे। ठीक है, ये इनकी सबकी तस्वीरें हैं, सैटेलाइट इमेज है, उस दिन की सैटेलाइट इमेज है। अब ये तो हमने तो बोल दिया, अब पाकिस्तान का जो मीडिया है वो इसको मानने को ही नहीं तैयार। अब क्या करेंगे, आप कैसे इसकी पुष्टि करवाएंगे, बताइए। देखिए, जहां तक रमेश जी आ रही सैटेलाइट हूँ। इमेजेस की बात है, अगर जो क्या? हाँ, अगर सैटेलाइट इमेजेस जहां पर हो आ रही तो हूँ अनिल उसको सर, आ रही हूँ। साबित किया जा सकता है। जी, मैं ये कह रहा हूं कि वेरीफाइड एक रैशनल अप्रोच क्या होता है कि जब आप किसी भी पार्टी को आप एविडेंस देते हैं तो सामने वाले के रेफरेंस से एविडेंस देते हैं, ये रैशनल तरीका है। और यही मैं मीडिया पढ़ता भी हूं, पढ़ाता भी हूं, तो हम यही चीज। साहब, हाँ, मैं कन्वीनियंट तरीका हाँ, है। हम्म, नहीं, ठीक है। अब्बास कन्वीनियंस की साहब, बात नहीं है। कन्वीनियंट देखिए, तरीका है ये। देखिए सर, ये ना नहीं, युद्ध में क्योंकि बहुत सारी चीजें नरेशन भी हैं, एक दूसरे पर आप कितने हावी हैं ये हर कोई बताना जताना चाहता है। कुछ सैटेलाइट तस्वीरें हैं जो सबके सामने, उससे कोई इनकार कर नहीं सकता कि इसको कितना नुकसान हुआ, एक आकलन हर कोई लगा सकता है। लेकिन अगर ये बात, अगर हम ट्रंप की बात को मान ले जिसमें वो ये कह रहे हैं प्रमित साहब कि हमने ईरान की कमर तोड़ दी, वो हर बात में यही कह रहे हैं कि कमर तोड़ दी हमने, उनकी नौसेना बर्बाद कर दी हमने, बैलिस्टिक मिसाइल वाली जगह बर्बाद कर दी। जब आपने इतना बर्बाद कर दिया तो उनको घुटने पर आ जाना चाहिए, वो खुद सीज फायर के लिए आगे आते। और ये जो 21 घंटे की जद्दोजहद चली, ये नहीं चलती और ये बात वहीं रफा दफा हो जाती। ईरान वैसे ही कहता कि भैया किसी तरह सुलझा लीजिए मामला, अब तो हमसे नहीं झेला जा रहा है। ऐसा तो हुआ नहीं ना मैडम, सर। यही तो रोग रेजीम और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड रिस्पॉन्सिबल रेजीम का फर्क होता है। हम्म। पूरी दुनिया में आपने हाहाकार मचाया है, दुनिया स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लैकमेल का साधन बनाया है, और उसके बाद आप एक गर्व महसूस कर रहे हैं कि हम जंग जीत गए हैं। आप केवल जंग एक ही पॉइंट पे थोड़ा आपका अपर हैंड है कि पूरी दुनिया में आपने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को वेपनाइज करके पूरी दुनिया को ब्लैकमेल कर रहे हैं। ये जंग की जीत नहीं है, लेकिन सर ठीक है, वो मैं अगर ये एक तरह मान भी से लूं, हार है। देखिए इंसान क्या करता है और जंग नहीं में, उसके मैडम, पास एक जो मिनट, और रास्ता ये है वो रास्ता रैशनल और अपनाएगा। ये मैं ये प्रोफेसर जानना चाह रही हूँ सईद सर, एक साहब, सेकंड मैं इसमें जोड़ दूं मैडम, सर, एक काउंटर सुन लीजिए सर प्रमित जी। मैं इसमें ये पूछना चाह रही हूँ, आपने कहा ठीक है मैं मानती हूँ, चलो हॉर्मोज वाला कल को, मतलब कल तक जो बातचीत चल रही थी उस पर तो हम हैं ही, अब हॉर्मोज पर भी वो कह रहा है ईरान की हम कब्जा करना चाहते हैं। यानी ट्रंप साहब ने हमला मैडम करके एक और हार्मोज मुद्दा पे खड़ा कर इन्होंने, दिया कि अब हॉर्मोज पर हम बात करने को तैयार हो गए। वो सब तो मैडम कहीं चर्चा में नहीं थी ना सर। सीज फायर के बाद जब 3,500 बड़े बड़े जहाज जो ईरान में खड़े हुए हैं, दे आर नॉट एबल टू पास द स्टेट ऑफ हॉर्मुज, क्योंकि इन्होंने ही वहां माइंस बिछाई थी और इनकी कैपेबिलिटीज इतनी नहीं है कि कहाँ माइंस बिछाई यही ये लोकेट नहीं कर पा रहे हैं। नाउ अमेरिकन माइन स्वीपर्स आर गोइंग टू गेट रीड ऑफ दैट। अमेरिका की ताकत को
नजरअंदाज करना बहुत ही हास्यास्पद बात है। लेकिन मैडम एक दूसरी बात भी कहूंगा, हाँ। ये प्रोफेसर सैयद साहब जो मुस्कुरा के हमेशा कहते हैं कि हमारे ये इनका अब्राहम लिंकन का जो हमारा युद्धपोत है 1000 किलोमीटर पीछे चला गया, इसलिए अमेरिका हार गया। एक इनका एक कारण है, अब अराउंड 10 जो ये कारण देते हैं उसमें से एक कारण ये है मैडम, इनके 150 से ज्यादा नेवल वेसल हमने तबाह कर दिए और हमारा एक युद्धपोत 1000 किलोमीटर पीछे चला गया, जो 8 घंटे में वापस 1000 किलोमीटर आगे आ सकता है, उसको हार का कारण बताते हैं। मैडम ये हास्यास्पद तरीके से बात करते हैं यहाँ पर। हमारे न पॉलिटिकल लीडरशिप न मिलिट्री लीडरशिप को खरोच तक नहीं आई है और इनके 45 से ज्यादा लीडर्स खत्म हो चुके हैं, दुनिया छोड़ के जा चुके हैं और इनकी सेकंड टीयर की जो है वो दहशत में है। मैडम हर आदमी को मौत का डर होता है। वी आर नॉट किलिंग द सिविलियंस, बट अगर आप सिविलियंस को एक बुजदिल की तरह से एक महिला और बच्चों की मानव श्रृंखला बनाकर आप पावर प्लांट्स और न्यूक्लियर प्लांट्स या कुछ और जगहों को आप अगर प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो इनकी बुजदिली दिखाती है। और अमेरिका ने लास्ट टाइम ये भी दिखाया कि 45 मिनट के अंदर, अमेरिका ने 10-12 दिन पहले एक 4 सूत्रीय प्रपोजल भेजा था, जब इन्होंने स्वीकार नहीं किया तो विद इन 45 मिनट्स इनका जो सबसे बड़ा ब्रिज है वो 45 मिनट के अंदर तबाह हो गया, क्योंकि वो मिलिट्री को लॉजिस्टिक सप्लाई पहुंचाता था। तो अमेरिका की कैपेबिलिटीज ठीक है प्रमित जी, अब आप जब इतना बता रहे तो अब ये तो बता दीजिए कि जो प्रस्ताव अमेरिका लेकर गया, जेडी वेंस कह रहे हैं ये हमारा आखिरी प्रस्ताव था, मान नहीं रहे हैं, नहीं मान रहा ईरान, अब क्या करेंगे? पूरी दुनिया को उस पर प्रेशर डालना पड़ेगा, बिकॉज स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से पूरी दुनिया में बात तो वही है ना परेशानी है। प्रमित जी, बैकडोर चैनल से, यही बात तो सलीम साहब कह रहे थे कि जब आपने युद्ध छेड़ा तो आपने दुनिया से पूछा नहीं पूछा? आपको लगा हम सुपर पावर हैं, हम कर देते हैं, हमारे साथ तो सब आ ही जाएंगे। इनकी अगले 10 साल तक हिम्मत नहीं होगी डेथ टू अमेरिका कहने की। अब डेथ टू अमेरिका एंड डेथ टू इजराइल कहना, और ये कहते नहीं थे, इनके पास हिजबुल्लाह, हमास, हुती और इनके जो टेररिस्ट प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ईरान के ऊपर, इजराइल के ऊपर इतनी मिसाइल्स दागी हैं। अमेरिका की मेन लाइन पे मिसाइल्स दागना तो इनके अगले 10 साल तक या अगले 3 जनरेशन तक संभव नहीं हो पाएगा। बट अभी जो इन्होंने इजराइल पे, हमारे जो मित्र हैं, हमारे जो खास अलाइज हैं, उनको जो परेशान किया, उसका इनको भुगतना पड़ रहा है। मित्र ने ही तो कई गलत जानकारी तो नहीं दे दी सर। नहीं मित्र, देखिए मैडम, अमेरिका दोस्तों का दोस्त है, दुश्मनों का दुश्मन है। हाँ। ये आप ही के चैनल पे मैं कई बार सुन चुका था कि वो कैसेंजर की लाइन बोलते हैं 50 साल पहले कि अमेरिका का दोस्त होना फेटल है, ये वगैरह। मैडम अमेरिका का अगर हिंदुस्तान दोस्त बनेगा तो हिंदुस्तान और अमेरिका दोनों की प्रगति होगी, सिक्योरिटी भी दोनों की अच्छी होगी, प्रॉस्पेरिटी भी दोनों की अच्छी होगी। ठीक है, एक एक छोटा रिएक्शन, क्योंकि अब्बास साहब जल्दी से एक आपका रिएक्शन, मुस्कुरा रहे हैं आप लगातार, ये मुस्कुराहट दर्द को छिपा रहा है या आने वाली स्ट्रेटेजी को जाहिर कर रहा है ईरान की? देखें, ये तो अब्राहम लिंकन लेके आए पूरी थे दुनिया के साथ छलावा कर रहा है मैडम ये मुस्कुराहट। जी, मैं जवाब दे दूं? जी अब्बास साहब जी। ये तो अब्राहम लिंकन लेके आए थे कि वो एक दिन के अंदर ईरान के अंदर आ जाएगी। 40 दिन तक भी वो 1000 किलोमीटर ईरान से नजदीक नहीं आ सकी, और इस बात को ये कह रहे हैं कि ये नहीं, हमारा ऐसा नहीं और वैसा नहीं है। ये तो इनको मानना पड़ेगा कि अब्राहम लिंकन और जेराल्ड फोर्ड, जो जेराल्ड फोर्ड है इस वक्त क्रोएशिया में है, यानी वो रेड सी से नजदीक आ रही थी तो पहले वो ग्रीस गई, ग्रीस से क्रोएशिया चले गई। इनके खुद के सोल्जर्स ने लॉन्ड्री चला दी थी और कहा कि हमको ईरान से लड़ाई नहीं करना है। आपके 150 से ज्यादा युद्धपोत खत्म हो गए हैं, हमारा युद्धपोत कहाँ खड़ा है? ये युद्ध जीतने और हारने का पैमाना नहीं है। आपके 150 से ज्यादा बोट्स और नेवल वेसल पूर्ण रूप से तबाह कर दिए गए हैं। आप उसको कंपैरिजन ही नहीं मान रहे हैं। बेसिक एथिक्स अगर आपकी है तो बेसिक एथिक्स ये कि जब आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था, जब मैं बोल रहा हूं तो आप नहीं बोले, ठीक है? तो मैं आपको सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि वॉर ऑब्जेक्टिव से जीता जाता है। कितने लोगों को मार दिए, ये गुंडों की जबान होती है। इंसान जो होता है वो एक वॉर ऑब्जेक्टिव से जीतता है। इन्होंने शुरू किया था रेजिम चेंज से, आ गए हुर्मुज को खुलवाने के ऊपर, ठीक है? रेजिम चेंज जहां उन्होंने शुरू किया था वही रेजिम इस वक्त ईरान में है। एक और चीज जो मुझे बहुत ही अफसोस होता है, जब भी इन लोग बात करते हैं, इन लोग कितने गुंडों की तरह आके कहते हैं कि हमने ब्रिज तोड़ दिया, सबसे बड़ी ब्रिज को तोड़ दिया, यानी वॉर क्राइम्स को जो ब्रिज मिलिट्री को सप्लाई करती थी उस ब्रिज को तबाह किया गया। Please don't talk in between. Please don't talk in between. When you were speaking, I was silent. I expect you to do the same. Show some basic ethics. तो मैं ये कह रहा हूँ नहीं प्रमित जी प्लीज उनको कंप्लीट करने दीजिए। आप दोबारा आपको मौका दे दूंगी सर, बीच बीच में आप उनको टोकेंगे तो वो अपनी बात कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। 2 मेहमान कुलकर्णी साहब और आरजू के पास भी मुझे जाना है, जल्दी से अब्बास साहब।
मैं 30 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कर जी। लूं। मैं कह रहा हूं कि वॉर क्राइम्स करते हैं, वॉर क्राइम्स करने को कहते हैं, बूस्ट करते हैं कि मैंने वॉर क्राइम किया। पहले ही दिन इन्होंने एक स्कूल में हमला किया, 180 बच्चियों का कत्ल कर दिया और कह रहे हैं कि हम सिविलियंस को नहीं मारते, जबकि इनके खुद के मिलिट्री ऑफिसर्स ने कहा है कि हमारे पास वीडियो एविडेंस था कि वो स्कूल जो है, वो स्कूल के अंदर वो पेंटिंग्स थी, कलरफुल पेंटिंग्स थी, जिससे वाजे तौर पर समझ में आ रहा था ये स्कूल है। उन लोगों ने 300 से ज्यादा बच्चे मार लेकिन दिए, अब्बास 600 साहब से ज्यादा देखिए, युद्ध में ना सर, सुनिए इन्होंने सर, आप जब ये उदाहरण दे रहे हैं तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण इजराइल भी सामने रखता है, जिसमें वो वीडियो भी जारी करता है और ये बताता है कि कैसे हिजबुल्लाह, कैसे आप लोग जो अस्पताल है उनको शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। सर, ये तरीके दोनों तरफ से बदले गए हैं। अगर आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो उधर हमला होगा, हो सकता है उसमें कुछ मासूम लोग भी मर रहे हो। तो सर, ये दोनों ही तरफ है, इसको स्वीकारना होगा अब्बास साहब। मैं जरा आ रही हूँ सर, आरजू जी से एक रिएक्शन ले लूं। 25,000 से ज्यादा, मैडम वो भी ठीक है। पॉइंट बोलिए ना कि 25,000 से ज्यादा, 25,000 से ज्यादा इनके खुद के सिटीजन इन्होंने 7 दिन में प्रोटेस्ट के अंदर मार दिए गए, और उसमें महिलाओं को ठीक। सर के ऊपर गोलियां मारी गई। और अमेरिका में 80 लाख लोगों का प्रोटेस्ट हुआ और एक आदमी को खरोच तक नहीं आई। अमेरिका की डेमोक्रेसी और इनकी रोग रेजिम को कंपैरिजन करना हाँ, ही ठीक गलत है और लोगों का समय व्यर्थ करना है। आरजू जी, अब आगे आप क्या देखती हैं? ये जो ब्रेक लग रहा है, मतलब अब बातचीत के बाद या ब्रेक के बाद अब आगे क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो अमेरिका से ट्रम्प को डिफेंड कर रहे हैं उनसे मैं बड़ी इंप्रेस हुई हूँ। अगर ये पाकिस्तान में होते तो अभी तक इनको मेडल मिल गया होता। लेकिन ये ज़रूर है कि बहुत हिम्मत चाहिए इस वक्त ट्रम्प को डिफेंड करने के लिए। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगी ट्रम्प से कि आपको कोई मेडल वेडल दे ही दें। लेकिन ये ज़रूर है कि आगे बातचीत जो है वो हो सकता है दोबारा हो, क्योंकि जब एक बार इन्होंने बात कर लिया, और ये भी कहा जा रहा है इस वक्त कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिसको दोबारा डिस्कस किया जाएगा, तो हो सकता है कुछ दिनों के बाद कोई और किसी और कंट्री में जाकर और फिर ये दोनों कंट्रीज दोबारा से डायलॉग करें। पाकिस्तान तो दोबारा आते हुए दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन जो टेंशन पहले बनी हुई थी उतनी ही टेंशन दोबारा से नहीं होगी। शायद उस तरह के अटैक्स शायद अभी ना हो, और थोड़ा सा जो है वो सुकून जो है वो बाकी कंट्रीज को भी मिले। ठीक है। एक लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी साहब, एक आपका रिएक्शन सर, आप क्या देखते हैं? अगर मैं आपके नजरिए को, आप जितना वॉर को समझे हैं, क्या लग रहा है ये 2-4 राउंड अभी बातचीत चलेगी, इन बिटवीन कोई हमले नहीं होंगे, या फिर हमले होंगे या और भयंकर होंगे? ट्रम्प को हालांकि मुश्किल है समझ पाना, लेकिन फिर भी सिचुएशन के आधार पर आप क्या कह सकते हैं? देखिएगा अर्पिता जी, जहां तक 21 अप्रैल का सवाल है, मुझे लगता है बातचीत होगी, इसमें कोई शक नहीं है। दोनों तरफ से जब बातचीत करने के लिए आए हैं, मकसद एक है कि डी एस्केलेशन दोनों चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और दोनों ही दूध के धुले नहीं है, ना अमेरिका दूध का धुला है ना ईरान दूध का धुला है। लेकिन ईरान ने जिस तरीके से पलटवार किया है वो काबिले तारीफ है, इसमें कोई शक नहीं। पर ईरान का इतना जबरदस्त नुकसान हुआ है, यही कारण है कि वो मुनाफा चाहता है। क्यों उसने स्टेट ऑफ होर्मुज को वेपनाइज किया है, क्यों वो टोल कलेक्ट करने की बात कर रहा है, क्यों वो कह रहा है $2 बिलियन हम हर कंटेनर से लेंगे। मकसद एक है, नुकसान हुआ है और बहुत भारी नुकसान हुआ है। और क्यों वो कह रहे हैं जो एसेट्स है उनको डीफ्रीज करो। अगर वहां से डीफ्रीज भी करते हैं तो भी उसको $120 अरब वहां से मिलते हैं, जिसमें साउथ कोरिया ने, कतर ने कहा जाता था, अमेरिका ने भी अपने डीफ्रीज करने के लिए बात की है। लेकिन जो कुछ भी है, कम से कम वो ऐसे सैंक्शन से हटने की बात कर रहा है ईरान। सर मुझे जरा एक छोटी सी चीज, क्योंकि मेन जो पॉइंट समझ आते हैं, हॉर्मोस और दूसरा आपका यूरेनियम संवर्धन, जिसके लिए वो कह रहे हैं 60% से घटाकर आप 3.67 कर दीजिए। इसके लिए ईरान ना पहले वॉर से पहले तैयार था, ना वॉर के बाद तैयार हो रहा है। हॉर्मोज एक नया इशू यहाँ पर जुड़ गया, जिस पर वो अपने कब्जा चाहता है। इन दो पर क्या संभावना दिखती है सर? कौन झुक सकता है? क्या नया प्रस्ताव हो सकता है? और इन दोनों पर सहमति कैसे बनेगी? सबसे बड़ी चीज तो यही है इस वक्त की। देखिएगा, ईरान ने, इसमें कोई शक नहीं, 3.67% तक जो उसका था वो पूरी आजादी थी, क्योंकि शुरू से आतंक फॉर पीस से, आइजनहावर के वक्त से भी एनर्जी के लिए इसमें कोई शक नहीं। पर जिस प्रकार से लगातार एनरिचमेंट ईरान ने 60% तक ले गए और 90% ले जाने की काबिलियत रखी, और जितने भी इनके एनरिचमेंट प्लांट थे वो जमीन के नीचे 200 फुट 300 फुट नीचे थे। तो इसमें कोई शक नहीं कि कहीं ना कहीं दाल में काला था, और ईरान का मकसद वो नहीं था जो ईरान कह रहा है। यानी कि ईरान जो कहने की बात कर रहा है वो नहीं, उसके दांत दिखाने के अलग और दिखाने के अलग है। जहां तक न्यूक्लियर का सवाल है, इसमें कोई शक नहीं, ईरान का मकसद था, वो एग्जिस्टेशनल थ्रेट इजराइल को था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब तक ईरान इस बात को मानता नहीं, अब ईरान का कंप्लीटली, मैं कहूंगा टोटल ऑब्लिटरेशन नहीं, लेकिन 440 किलो यूरेनियम जो 60% से ज्यादा एनरिचमेंट वाला है, पता करना जरूरी है। लेकिन हाँ,
अभी आज की तारीख में मुझे लगता है इजराइल को कोई एग्जिस्टेंशियल थ्रेट नहीं है। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बिल्कुल बैक फुट पे चला गया है। जहां तक मिसाइल प्रोग्राम है, ठीक है, ये तो काफी बात कही रहे हैं कि देखिए उनका पूरा जो ये परमाणु प्रोग्राम था वो बैकफुट पर चला गया, हमने बहुत डैमेज किया, लेकिन फिर भी वो यूरेनियम चाह रहे हैं कि वो या तो अपने देश में रखे, देश से कहीं और रख दें, या फिर उसको जाहिर कर दें और सामने कर दें, उसको हटा दें। ये सबसे महत्वपूर्ण है जिस पर चर्चा चल रही है। लेकिन देखिए, जब 2 देशों के बीच की लड़ाई या 3 देशों के बीच की लड़ाई होती है, वो सिर्फ उनकी लड़ाई नहीं होती, वैश्विक व्यवस्था का जो पूरा समीकरण है वो बदलता है। और चिंता इसी बात को लेकर है कि युद्ध आखिरकार कब खत्म होगा।